Hello everyone, myself Shashikala Kora, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बैरोड। जैसा कि मैंने पहले बीकॉम पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए पेपर ABST का पेपर फर्स्ट स्टार्ट किया है, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हमने स्टार्ट किया था ऑडिट एंड इंट्रोडक्शन, अंकेक्षण एक परिचय। उसके पिछले 2 लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या क्या होते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, ये सब हम पहले 2 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसी के क्रम में आज हम स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट से। स्कोप ऑफ ऑडिट होता है अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र। द स्कोप ऑफ ऑडिट इज़ डिटरमाइंड बाय द ऑडिटर। जो स्कोप ऑफ ऑडिट होता है वो डिटरमाइन किया जाता है ऑडिटर के द्वारा। हैविंग रिगार्ड टू द फॉलोइंग, इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। फर्स्ट आता है टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट, नियुक्ति की शर्तें। सेकंड है रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलेवेंट लेजिस्लेशन, संबंध विधानों की मान्यताओं। एंड थर्ड एंड लास्ट है प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थान की घोषणाएं होती हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए एक अंकेक्षक अपने अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र निर्धारित करता है। अब बात आती है कि कार्यक्षेत्र निर्धारित करने की ज़रूरत क्या होती है। अंकेक्षक को यह पता होना चाहिए वह हिसाब किताब की जो जांच करेगा वो किस सीमा तक करेगा, क्योंकि अगर अंकेक्षक अपने जो उसके जांच की सीमा है या अपने उसका कार्य क्षेत्र है उससे ज़्यादा की जांच करता है तो वह उसमें उसका टाइम भी ख़राब होगा और उसका धन भी वेस्ट होता है। और अगर वो उसके जो कार्य क्षेत्र से कम जांच करता है तो उस केस में वो न्यायालय द्वारा कर्तव्य भंग का दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए एक अंकेक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है अंकेक्षण करने से पहले वो अपने कार्य क्षेत्र निर्धारित करे कि उसके कार्य क्षेत्र, उसकी जाँच की सीमा कहाँ तक है। वैसे टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट की बात करते हैं तो किस टाइप का उसका इंगेजमेंट की शर्तें क्या क्या हैं। हो सकता है कोई प्राइवेट ऑडिट में उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, हो सकता है उसका कोई स्टेचुरी ऑडिट में हुआ हो या गवर्नमेंट ऑडिट में। जैसे प्राइवेट ऑडिट है, प्राइवेट ऑडिट में ऐसे कोई स्टेचुरी किसी विधान में, किसी लॉ में तो लिखा हुआ है नहीं कि उसे ऑडिट करवाना पड़ेगा। जैसे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होती है, पार्टनरशिप फॉर्म होती है, इनमें कहीं भी कंपनी लॉ में कहीं भी ये नेसेसरी नहीं है कि वो ऑडिट करवाएं। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो कहीं भी बाहर से कोई प्राइवेट ऑडिटर नियुक्त कर लेते हैं। उस प्राइवेट ऑडिटर नियुक्त करने में क्या होगा कि जो भी उसकी नियुक्ति की शर्तें हैं, उसका अपॉइंटमेंट लेटर है, उसमें लिखा हुआ होगा उसको किस सीमा तक ऑडिट करना है, तो वो उन चीज़ों को ध्यान में रखेगा। अगर स्टेचुरी ऑडिट है, जैसे कि कंपनी ऑडिट होती है, कंपनी ऑडिट कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली करवानी ही पड़ती है कंपनीज को, तो उस केस में काफ़ी चीज़ें जो उसका लॉ होता है उसमें लिखी हुई होती हैं, उसको अपनी टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट को भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट है लॉ की वो भी ध्यान रखनी पड़ेगी। और साथ में जो भी टाइम पे इंस्टीट्यूशन के प्रोनाउंसमेंट, घोषणाएँ आती हैं, इंस्टीट्यूट से यहाँ मतलब है जो चार्टेड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट होता है ICAI, उसके द्वारा जो भी टाइम प्रोनाउंसमेंट्स आते हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें उनको जो भी टाइम पे रूल्स आए हैं गवर्नमेंट के वो सब ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्षेत्र निर्धारित करना पड़ेगा और उसी कार्यक्षेत्र की सीमा में अपना अंकेक्षण करना पड़ेगा। इसी में आता है पॉइंट टू बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइन स्कोप ऑफ ऑडिट। जब स्कोप ऑफ ऑडिट को डिटरमाइन किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा, उस टाइम कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट शुड कवर द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन एंटिटी रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अंकेक्षण द्वारा वित्तीय विवरण पत्रों के सभी पहलुओं का समावेश किया जाना चाहिए। जो भी अंकेक्षक अंकेक्षण करेगा, जो भी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी इंस्टीट्यूशन के, उसके सारे पहलुओं को उसमें कवर करना जरूरी है। सेकंड आता है ऑडिटर शुड assess the sufficiency and appropriateness of the information contained in the accounting record एंड अदर सोर्स डाटा। ऑडिटर क्या करेगा, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं या अदर जो डाटा के सोर्स हैं उससे जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है वो सफिशिएंट है और अप्रोप्रिएट है, इसकी जांच करेगा। इसके लिए फॉर दिस पर्पज ऑडिटर शुड इवेल्युएट द अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। इसके लिए ऑडिटर जो भी इंस्टीट्यूशन का अकाउंटिंग सिस्टम है, लेखांकन सिस्टम है और दूसरा इंटरनल कंट्रोल आंतरिक नियंत्रण है, उसको इवेल्युएट करेगा। परफॉर्म नेसेसरी टेस्ट, इंक्वायरीज, अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट बैलेंस। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन और अकाउंट बैलेंस के लिए टेस्ट करने के लिए नेसेसरी टेस्ट करेगा, जैसे कि इंक्वायरी करेगा, अदर कोई वेरिफिकेशन प्रोसीजर वगैरह ये सब करके देखेगा। जो भी उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से और कोई सोर्स से उसको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो उसके ऑडिट के लिए सफिशिएंट है और अप्रोप्रिएट है। थर्ड आता है टू डिटरमाइन वेदर द इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट may involve comparing the financial statement with the underlying records and considering the judgments used by the management in preparing the financial statement.
ये देखने के लिए जो भी उसके पास इन्फॉर्मेशन है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑडिट करने के लिए, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है वो प्रॉपरली और पूर्णतः डिस्क्लोज करी गई है। इसके लिए क्या करेगा, वो वित्तीय विवरण पत्रों का अभिलेखों से मिलान करेगा, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको उसके रिकॉर्ड से कंपेयर करेगा, मिलान करेगा, कंसिडरिंग द जजमेंट, और मैनेजमेंट ने जो जजमेंट दिए हैं उनको भी कंसिडर करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम उनको कंसिडर किया गया है या नहीं। फोर्थ आता है, ऑडिटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज़ विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। उसके इस कार्य क्षेत्र से बाहर जो भी ड्यूटीज़ आती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ऑडिटर उत्तरदायी नहीं है। वो और किसी भी अंकेक्षक से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है उस कार्य क्षेत्र से बाहर जाके अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा। लास्ट आता है, लिमिटेशंस इफ एनी on the scope of audit that impair the auditor's ability to express an unmodified opinion should be set out in the report। अगर उसके स्कोप ऑफ ऑडिट पर कोई लिमिटेशंस है जो उसको अनमोडिफाइड ओपिनियन देने में एबल नहीं बनाती हैं, तो ऐसा कोई लिमिटेशंस है तो अपने रिपोर्ट में इन सब लिमिटेशंस को वो डिस्क्लोज़ करेगा। इससे आगे बात करते हैं एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। ऑडिट करते टाइम ऑडिटर कौन कौन से एस्पेक्ट को कवर करेगा। फर्स्ट आता है एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये सबसे मेन है, मोस्ट है। जब भी ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो उसको जो भी इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहा है, जो उसका आंतरिक नियंत्रण है, वो सब उसको अच्छे से एग्जामिन करना पड़ेगा। उसी के बेस पे पता लगा सकता है कि जो भी उसके रिकॉर्ड्स हैं वो सही बने हुए हैं नहीं बने हुए हैं। नेक्स्ट आता है रिव्यू द सिस्टम एंड प्रोसीजर। जो भी सिस्टम्स एंड प्रोसीजर अपनाए जा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में वो सारे उनको रिव्यू करेगा। वाउचिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन है उनका प्रमाणन कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनके साथ कोई सपोर्टिंग है या नहीं है वो चेक करेगा। वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जो बैलेंस शीट में असेट्स दिखाई गई हैं, लाइबिलिटीज़ दिखाई गई हैं, उनका सत्यापन करेगा कि वाकई में वो असेट्स और लाइबिलिटी है या नहीं है। स्टैचुरी कंप्लाइंसेज, जो भी वैधानिक जो कंप्लाइंसेज हैं उनको पूरी करेगा। एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन, और लास्ट में ये सब करने के बाद में अपना एक ओपिनियन देगा कि उसके ओपिनियन में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और रिपोर्टिंग करेगा ऑन अदर मैटर्स। कोई मैटर्स हैं जो भी रिलेटेड हैं, कोई लॉ बता रहा है या फिर कोई भी मैटर है उनको भी वो रिपोर्ट करेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। अंकेक्षण के आधारभूत सिद्धांत। एक अंकेक्षक को अपने अंकेक्षण करते टाइम कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनको ध्यान में रखना है। सबसे पहला आता है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंस। सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता एंड निष्पक्षता। जब भी ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उसे पूर्णतः स्पष्ट ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। उसको निष्पक्ष ऑडिट करनी पड़ेगी तभी वह अपना एक ओपिनियन दे पाएगा। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं गोपनीयता। गोपनीयता ये है कि अंकेक्षक ऑडिटर अपना ऑडिट कर रहा है, ऑडिट के दौरान उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो वो जो उसको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं वो किसी भी थर्ड पार्टी को वो इन्फॉर्मेशन दे दे। जब तक नहीं देगा तब तक उसको मैनेजमेंट से कोई सहमति नहीं मिल जाती थर्ड पार्टी को देने के लिए। थर्ड आता है स्किल एंड कॉम्पिटेंस, चातुर्य एवं दक्षता। तो ऑडिटर से ये उम्मीद की जाती है अगर कोई ऑडिट करने आ रहा है तो उसमें पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त है, उसको अनुभव है, दक्षता है उस काम को लेकर, ये होना उसके लिए ज़रूरी है, तभी वह ऑडिट कर पाएगा। उससे नेक्स्ट आता है वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर, दूसरों द्वारा निष्पादित कार्य। कई बार ऑडिट करते टाइम ऑडिटर को किसी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा या किसी अन्य ऑडिटर के द्वारा किए गए कार्य को भी काम में लेना पड़ता है, किसी दूसरे बाहर के व्यक्ति से कोई काम करवाना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ दूसरों से काम निष्पादित कार्य को काम में लेता है तो वो उन कार्यों पर तभी भरोसा करेगा जब वह अपना खुद का चातुर्य, खुद की सावधानी सब लगा ले और उसके पास ऐसा कोई रीज़न नहीं हो उस पर कि विश्वास नहीं करना है। जब उसको पूर्ण विश्वास हो जाए कि जो काम किया गया है बिल्कुल सही है, तभी वो उस काम को काम में दूसरे के करे गए कार्य को प्रयोग में लेगा। ये दूसरों से जब कार्य करवाता है तो उसकी ड्यूटीज़ कभी भी कम नहीं होती है। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन, प्रपत्रीकरण। तो जब भी ऑडिटिंग करेगा तो सारे जो भी विषय होंगे उनको प्रपत्रीकरण कर लेना चाहिए साक्ष्य जुटाने के लिए, जो कि महत्वपूर्ण हो। नेक्स्ट आता है प्लानिंग, इसको हिंदी में कहते हैं नियोजन। अंकेक्षक को अपना कार्य एक निश्चित
एक व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से पूरा करना होता है, कि टाइम लिमिट में पूरा करना होता है, तो उसके लिए उसको अप्रोप्रिएट प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लान ऑडिट प्लान बनाना पड़ता है, तो वो प्लान बना के उसको ऑडिट करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑडिट एविडेंस। एक ऑडिटर को पर्याप्त एवं उपयुक्त सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एकत्र कर लेनी चाहिए, ताकि अंकेक्षक को साक्ष्यों के आधार पर उचित निष्कर्ष प्राप्त कर सके। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि जो भी प्रबंधक है, प्रबंधक को व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुसार जो भी आंतरिक नियंत्रण अपना रखे हैं, जो भी लेखांकन तंत्र जिसको अकाउंटिंग सिस्टम अपना रखे हैं, वो सही है या नहीं है, जो भी ट्रांजेक्शन है उनको कवर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लास्ट आता है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। अंकेक्षण निष्कर्ष एवं प्रतिवेदन। अंकेक्षक को अंकेक्षण साक्ष्य से जो प्राप्त परिणाम है उनका समीक्षा और आकलन करना चाहिए। उसके बाद अपना ओपिनियन फ्रेम करना चाहिए और उसमें उसको रिपोर्टिंग कर देना चाहिए। उसमें देखना पड़ेगा उसको जो वित्तीय सूचनाएं हैं वो स्वीकार्य लेखांकन नीतियों का पालन करते हुए तैयार की गई है या नहीं, उनको निरंतर लागू किया गया है नहीं, और वित्तीय सूचनाएँ संबंध नियमावलियों और वैधानिक मान्यताओं का पालन करती है या नहीं, इसके ऊपर उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ऑडिट। जो भी अपना अंकेक्षण है उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या लाभ हैं, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है फ्रॉम एंटरप्राइज पॉइंट ऑफ व्यू। एंटरप्राइज जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एडवांटेज हैं। फर्स्ट आता है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। जो भी फ्रॉड हैं, कपट हैं, जो भी अशुद्धियाँ हैं, उनका काफ़ी हद तक ढूंढ ली जाती हैं अंकेक्षण के दौरान। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ अप टू डेट रिकॉर्ड्स। अगर ऑडिट करवा ली गई है तो मतलब जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो अप टू डेट होंगे, तभी वो ऑडिट हो पाई है, तो जो भी रिकॉर्ड्स हैं अप टू डेट रिकॉर्ड अवेलेबल हो जाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन करते टाइम जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्हीं को काम में लिया जाता है। लोन फ्रॉम बैंक। जब भी किसी बैंक के पास एंटरप्राइज जाता है लोन के लिए तो उसके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा करके कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको लोन दे देता है। प्रोफेशनल एडवाइस। उनके बेस पे प्रोफेशनल एडवाइस भी ली जा सकती है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। किसी भी डिस्प्यूट को सेटलमेंट करते टाइम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ही भरोसा किया जाता है। सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। जब कभी भी इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ही भरोसा करके अपना क्लेम देती है। फैसिलिटेट द कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। जब अमालगमेशन होता है, मतलब कि कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है या मर्ज हो जाती है उस कंपनी में, उस केस में क्या होता है, एक हमें दूसरे कंपनी को परचेज कंसिडरेशन क्रय प्रतिफल का भुगतान करना पड़ता है। ये क्रय प्रतिफल की जो कैलकुलेशन की जाती है, जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे ही की जाती है। आइडेंटिफाइज वीक एरियाज। जब ऑडिट हो जाती है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो जो भी वीक एरियाज होंगे एंटरप्राइज में उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उनके ऊपर डिसीजन लिए जा सकते हैं। लास्ट आता है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स क्या होता है, इन्वेस्टर जा के किसी भी एंटरप्राइज में हर चीज़ चेक नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। जहाँ उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो शो कर रहे हैं उनकी स्थिति सही शो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भरोसा कर सकते हैं। सेकंड पार्ट आता है फ्रॉम ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो क्या क्या एडवांटेज हैं। सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस। वैसे तो जो सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस होता है उसके लिए ऑडिट नेसेसरी नहीं है, फिर भी अगर कोई ऑडिट करवाता है तो उसको वही सारे जो भी एडवांटेज पहले मैंने बताए हैं वो सारे एडवांटेज हो जाएंगे। उनको अप टू डेट रिकॉर्ड अवेलेबल हो जाएंगे, एक सारे जो भी ट्रांजेक्शन उनके एक प्रूफ के तौर पे काम में आ सकते हैं और उनको लोन वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, साझेदारी फर्म की बात करते हैं, उस केस में क्या होता है, इस केस में भी ऑडिटिंग नेसेसरी नहीं है, अंकेक्षण करवाना जरूरी नहीं है। अगर वो ऑडिट करवाता है सारे अप टू डेट रिकॉर्ड होंगे। और जैसे अगर कोई किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है, तो उसकी भी कैलकुलेशन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे की जाती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ऑडिटिंग नेसेसरी है, तो उसको वैसे भी लॉ के अकॉर्डिंग ऑडिटिंग करवानी ही पड़ती है। ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो क्या जो भी उनके बेनिफिशरीज होते हैं उनको एक एविडेंस के तौर पे जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू में थर्ड पार्टी आएगी। थर्ड पार्टी में जैसे कि बैंकर्स हो गए, जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो हो गई, टैक्स लाइबिलिटीज हो गई, कोर्ट केस हो गए, अदर यूजर्स हो गए, ये सब जो होते हैं। जैसे बैंकर हैं, बैंकर जब भी लोन देगा तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बिलीव कर सकता है। इंश्योरेंस कंपनी भी उसी पे बेस होकर अपना जो भी इंश्योरेंस क्लेम है उसको सेटलमेंट करती हैं। कोर्ट केस होते हैं, कोर्ट केस में भी जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको एज एविडेंस काम में लिया जाता है। और टैक्स लाइबिलिटीज़ में जब भी
किसी भी कंपनी की या किसी भी फर्म की किसी भी एंटरप्राइज की टैक्स लाइबिलिटी टैक्स को डिटरमाइन किया जाता है तो उस केस में भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही ध्यान में रखा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अब ऑडिट के एडवांटेज तो बहुत सारे हैं पर कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशंस भी हैं। कॉन्सेप्चुअल रेस्ट्रिक्शन, सबसे पहला आता है कॉन्सेप्चुअल रेस्ट्रिक्शन, वैचारिक प्रतिबंध। जो ऑडिटिंग क्या होती है वो कॉन्सेप्चुअली चली आ रही है, जिसमें टेक्निक ऑफ चेकिंग, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, टोटलिंग वगैरह यूज़ की जाती है। लेकिन जैसे मॉडर्न बिजनेस की हैं, बिजनेस एथिक्स हैं, मार्केटिंग है, मैनेजरल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस है, इन सबको ऑडिट में कवर नहीं किया गया है। तो इसका एक वैचारिक प्रतिबंध है जिसके थ्रू अपन सारे एरियाज़ को कवर नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है नो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। जो भी कपट हैं, अशुद्धियाँ हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ऑब्जेक्टिव में बता चुकी हूँ कि जो भी ऑडिटिंग का उद्देश्य जो होता है वो फ्रॉड एंड एरर ढूंढना कतई नहीं होता है। ये इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है कि जब ऑडिटिंग करते टाइम उसको कहीं भी सस्पिशियस लगता है तो वो उसको ढूंढ सकता है, लेकिन वो इसी इरादे से, इसी उद्देश्य से ऑडिट नहीं करेगा कि उसको कपट और अशुद्धियाँ ढूंढनी है। तो इसलिए जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी श्योरिटी नहीं देते हैं कि जो ऑडिट हो चुकी है उसमें कोई भी कपट, कोई भी फ्रॉड, कोई भी एरर नहीं मिलेगी। इससे नेक्स्ट आता है डिपेंडेंस ऑन इनसाइड इन्फॉर्मेशन। अब ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो उसके जो भी इनसाइडर लोग हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हो गए, जो भी उसके मैनेजमेंट के पर्सन हो गए, उन्हीं से उसको लेनी पड़ती है और उन्हीं के ऊपर उसको डिपेंड होना पड़ता है। तो वो हो सकता है वो अपने फ़ायदे के लिए गलत भी उसको इन्फॉर्मेशन दे दे, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। फिर फैकल्टी और इनएडिक्वेट एक्सटर्नल एविडेंस। अब उसके पास एक्सटर्नल एविडेंस जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, इनएडिक्वेट होते हैं। अब एक्सटर्नल एविडेंस पे भी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर थर्ड पार्टी किसी डेटर से भी कुछ पूछा जाता है, जो देनदार है कंपनी का, तो वो ज़रूरी नहीं है वो सारी इन्फॉर्मेशन सही देगा। हो सकता है वो अपने बेनिफिट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भी दे दे। ये भी एक इसकी लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट आता है फैकल्टी जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, फॉल्टी जजमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का फॉल्टी जजमेंट भी इसकी लिमिटेशन है। जैसे कि अगर किसी भी केस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट है या कंपनी का मैनेजमेंट है और ऑडिटर के ओपिनियन सेम नहीं होते हैं, ऑडिटर कोई फॉल्टी जजमेंट भी ले लेता है, वो भी इसकी एक लिमिटेशन है। इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ऑडिटर से कंपनी की बात करते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं शेयर होल्डर, और जो कंपनी को संभालते हैं वो संभालता है मैनेजमेंट। तो जो भी ऑडिटर को जो भी रेम्यूनरेशन हो, जो का पेमेंट होगा, वो सब पेमेंट, उसकी नियुक्ति की शर्तें जो निर्धारित होगी, वो सब एक तरह से मैनेजमेंट के द्वारा ही एक बार निर्धारित की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आता है मैनेजमेंट का, ये भी एक ऑडिट की लिमिटेशन मानी जाती है। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो वित्तीय प्रबंध है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसके भी इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो भी कभी भी करंट वैल्यू जो होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी की, वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, जबकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन होती है, पर्सनल जजमेंट, इसके बेस पे जो वैल्यू निकलती है वो ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं। काफ़ी जो वैल्यूज़ होती हैं बैलेंस शीट की और P&L की, वो मैनेजमेंट के या फिर ओनर के पर्सनल जजमेंट पे बेस्ड होती है। ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन जो होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वो भी लिमिटेशन होती है ऑडिट की। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग की भी इनहेरेंट लिमिटेशन है कि ऑडिटर जो होता है वो 100% चेकिंग कई बार उसके लिए पॉसिबल नहीं होती है। वो सैम्पल टेक्निक भी काम में लेता है और उसके बेस पे भी वो अपना ओपिनियन देता है। तो जो इसकी इनहेरेंट लिमिटेशन है वो भी इसकी एक लिमिटेशन मानी जाती है ऑडिटिंग की। नेक्स्ट बात करते हैं, कई बार एग्ज़ाम में जैसे थर्ड ईयर जो बीकॉम पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम लगता है, उस कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है कि अकाउंटिंग इज़ ए नेसेसिटी वाइल ऑडिटिंग इज़ ए लग्जरी फॉर ए एंटरप्राइज, एक्सप्लेन कीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अकाउंटिंग इस नेसेसिटी है और ऑडिटिंग जो है उसके लिए लग्जरी है, वो आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आप इसको एक बार ढंग से देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग इज ए नेसेसिटी। जो अकाउंटिंग है वो एक एंटरप्राइज के लिए नेसेसिटी है, आवश्यकता है। ये डिफाइन फॉलोइंग पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं। ए बिजनेसमैन कंसिडर अकाउंटिंग एज ए नेसेसिटी। जो एक बिजनेसमैन होता है वो अकाउंटिंग को, लेखांकन को एक आवश्यकता मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि लिमिटेड मेमोरी पावर, किसी भी बिजनेस के मैन के पास में लिमिटेड मेमोरी पावर होती है, वो सारे ट्रांजैक्शन को याद नहीं रख सकता, इसलिए वो अकाउंटिंग का सहारा लेता है। जो भी ट्रांजैक्शन डे टू डे ट्रांजैक्शन होते हैं उनको अकाउंटिंग के थ्रू रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस।
प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए वो बिना रिकॉर्ड करे सारे ट्रांजेक्शन को नहीं पता लगा सकता है कि अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। थर्ड आता है फाइनेंशियल पोजीशन, और बिना अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं हो सकते, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं हो सकते तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट आता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, जो भी उसके देनदार हैं या लेनदार हैं जिनको पेमेंट करना है, जिनसे पेमेंट आना है, उन सबको एक बिजनेसमैन याद नहीं रख सकता। और अगर वो इनको रिकॉर्ड नहीं करेगा तो भविष्य में ये मना भी कर सकते हैं, कोई देनदार मना कर सकता है कि मैंने ऐसा पेमेंट नहीं करना, तो उसके पास एक प्रूफ के तौर पे भी ये चाहिए होते हैं। इंटर फर्म कंपेरिजन में भी अकाउंटिंग काम में आती है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन ने बनाए हैं और दूसरी फर्म ने बनाए हैं, उससे पता लगाया जा सकता है कि कौन सी फर्म बेटर पोजीशन में है। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी ख्याति का मूल्यांकन करते टाइम भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब ख्याति का मूल्यांकन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ख्याति कई बार, जैसे कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, नया पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, उस केस में या कंपनी में भी कई बार गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। तो उस वैल्यूएशन में भी जब तक आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं है तब तक आप उसकी वैल्यूएशन नहीं कर सकते। सोर्स ऑफ एविडेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एविडेंस के तौर पे भी काम में आते हैं। अगर आपके पास सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं होंगे, तो आप किसी भी चीज़ के लिए एक प्रूफ एविडेंस के तौर पर उनको नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, किसी भी फॉर्म, किसी भी एंटरप्राइज की टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए भी आपको अकाउंटिंग करना, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ स्मूथ एंड एफिशिएंसी और स्मूथनेस को भी मेजरमेंट करने के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे देखोगे कि एफिशिएंसी क्या है और स्मूथनेस है या नहीं है। लोन सेंक्शन, कोई भी बैंक, जैसे एडवांटेज में आपने देखा था कि लोन सेंक्शन जब बैंक करता है तो भी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ही करता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। दूसरा पॉइंट आता है ऑडिट इज़ ए लग्जरी, ऑडिटिंग अंकेक्षण को एक विलासिता माना जाए या नेसेसिटी, आवश्यकता माना जाए। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन ऑर्डिनरी बिजनेसमैन, ऑडिटिंग में बी सेड टू बी लग्जरी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। जो ऑर्डिनरी बिजनेसमैन होता है वो ऑडिटिंग को एक विलासिता मानता है, लग्जरी मानता है। इसके लिए इसने फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट माने जाते हैं। मिस यूज़ ऑफ मनी, क्योंकि अगर ऑडिटर आप नियुक्त कर रहे हो तो उसको रेम्यूनरेशन का पेमेंट करना पड़ेगा, तो एक वो मिस यूज़ ऑफ मनी मानता है। टू मैनी फॉर्मेलिटीज़, उसकी फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी होती हैं, आपको ऑडिटर को पहले अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करना पड़ता है, इसके लिए खूब सारी मीटिंग्स वगैरह सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है वेस्टेज ऑफ टाइम, जब ऑडिटर ऑडिट करने आता है तो कहीं ना कहीं और लोगों के काम में भी डिस्टर्बेंस आता है, तो जो भी टाइम उसका वेस्टेज होता है। नो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, जैसा कि पता है सभी को कि ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर नहीं है, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद में भी ये नहीं कहा जा सकता कि सारे फ्रॉड एंड एरर ढूंढ लिए गए हैं। मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस, और जो भी ऑडिट कराई जाती है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस भी उसमें आता है। इन सब वजह से जो भी एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन होता है ऑडिटिंग को लग्जरी मानता है। अब बात आती है कि वाकई में ऑडिटिंग लग्जरी है या नहीं है, तो एक कंक्लूजन के तौर पे हम कह सकते हैं ऑडिटिंग मे बी लग्जरी फॉर स्मॉल बिजनेसमैन और ट्रेडर्स, बट फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटिंग इज ए नेसेसिटी। जो अंकेक्षण है वो छोटा बिजनेसमैन है या ट्रेडर है उसके लिए एक विलासिता माना जा सकता है, लेकिन जो बड़े और कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाती है ऑडिटिंग करवाना, एक नेसेसिटी होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ मैनेजमेंट या ओनर हर चीज़ का ध्यान नहीं रख सकता, सारे लेवल्स पे आप चेक नहीं लगा सकते हो, इसलिए वहाँ पे ऑडिटिंग नेसेसरी हो जाती है। अब नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या होंगी और क्वालिटीज़ क्या होंगी एक ऑडिटर की। अब सारी बात कर ली अपन ने ऑडिट की, ऑडिट क्या होता है, क्यों होता है, सब ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, इन सब के बात आता है कि ऑडिटिंग जो कर रहा है, अंकेक्षण जो कर रहा है वो करेगा ऑडिटर। अब ऑडिटर में से क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि उसको एज ए ऑडिटर नियुक्त किया जा सके। सबसे पहले आता है टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन। टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन की बात करती हूँ तो जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है, चार्टेड अकाउंटेंट को ही एक ऑडिटर नियुक्त किया जा सकता है, जिसके लिए कंपलसरी है वैधानिक तौर पर, उसके जिसके लिए ऑडिट करवाना कंपलसरी है, वो ऑर्गेनाइजेशन एक चार्टेड अकाउंटेंट को ही ऑडिटर नियुक्त कर सकती है। द ऑडिटर मस्ट possess द नेसेसरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन अकाउंटिंग, ही मस्ट बी एन चार्टेड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एंड शुड ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस
Without this qualification, he cannot be appointed as an auditor of a joint stock company. A person holding a certificate under the restricted auditor certificate part B state rule 1956 is also qualified to be appointed as auditor. तो ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए जैसा मैंने बताया, जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं उनके लिए कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ऑडिट करवाना नेसेसरी है। तो उनके लिए जब भी वो ऑडिटर अपॉइंट करेंगे तो चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग जो चार्टेड अकाउंटेंट है उसी को एक वह ऑडिटर के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि उसी के पास जो भी प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए होता है वो सारा होता है। और एक उसके पास सर्टिफिकेट प्रैक्टिस होना भी ज़रूरी है। और जो पर्सन होता है जो ऑडिटर सर्टिफिकेट पार्ट बी स्टेट भी रखता है उसको भी एक ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है पर्सनल क्वालिटीज़। अभी पहले तो आगे टेक्निकल क्वालिफिकेशन अब बात करते हैं, पर्सनल क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए उसके भी। उसमें जो पर्सनल क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है उसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में क्या क्या होना चाहिए, उसके पास अगर ऑडिट कर रहा है तो अकाउंटेंसी की नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है, तो उसको अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी चाहिए। जो भी बिज़नेस लॉज हैं, बिज़नेस लॉज जैसे कंपनी लॉ हो गया और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इन सब चीज़ों को उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर बात करें यहाँ पर एंटरप्राइज किसी की तो उसको इकोनॉमिक्स का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी वो ऑडिट कर पाएगा। नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट का उसको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टेट्स का भी उसको नॉलेज होना चाहिए। फिर आता है जर्नल और मोरल क्वालिटीज़, वो तो हो गई एक ही प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज हो गया। अब बात करते हैं जनरल क्वालिटी कौन कौन सी होनी चाहिए। ऑनेस्टी, उसको ईमानदार होना ज़रूरी है। विजिलेंस होना, सतर्कता होना ज़रूरी है। टैक्टफुलनेस होना ज़रूरी है। इम्पार्टिबिलिटी एंड डेलीगेंस, पेशेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, रेस्पॉन्सिबिलिटी, गुड पर्सनैलिटी, कॉमन सेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी जो कॉमन सब में क्वालिटी मांगी जाती है एक तरह से एक प्रोफेशनल होने के लिए, वो सारे इसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसमें पेशेंस होना चाहिए ताकि वो सबसे इन्फॉर्मेशन लेके कलेक्ट कर सके और अपना ओपिनियन दे सके। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी उसका इन्फॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखने की क्वालिटी होनी चाहिए। उसका पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, कभी भी ऑडिटर जो होता है वो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ ऑडिट नहीं कर सकता, वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको ऑडिट करने की एक पॉजिटिव एटीट्यूड होने उसके लिए ऑडिटिंग करने के लिए ज़रूरी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए कि उसके किसी कोई दायित्व दिया जा रहा है तो उसको अच्छे से निभा रहा है। गुड पर्सनैलिटी भी होना ज़रूरी है। कॉमन सेंस होना चाहिए, कई चीज़ों में उसको कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है ताकि वो किस चीज़ को ऑब्जर्व करके अपने अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट निकाल सके। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी, ताकि वो जो भी उसको काफ़ी पार्टी से कम्युनिकेशन करना पड़ता है तो उसको कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी ज़रूरी है। जैसा कि ऑडिटिंग का, इस तरीके से ऑडिटिंग का पहला चैप्टर अपना कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ऑडिट से रिलेटेड जो भी मेन बेसिक चीज़ें थी उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आप जो भी मेरे 3 लेक्चर हैं पूरे प्रॉपर्ली देखिए। एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ चीज़ें इनमें से पूछी जाती हैं और ये चीज़ें वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप ऑडिट की बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी आप आगे चीज़ों को समझने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। थैंक यू।